नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कारगिल दिवस के मौके पर सीएम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, उत्तराखंड में सैनिकों की वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा रही। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम का बयान, शर्तों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। सीएम रावत की प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं से अपील, हर रविवार को करें डेंगू पर हमला। कल डोईवाला को मिलेगा सीएम को तोहफा, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम रावत, तैयारियां पूरी। त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हर की पेड़ी से होकर बहने वाली गंगा की नहर का देवधारा घोषित करेगी सरकार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में बनेगी झील, पर्यटक उठा सकेंगे बोटिंग का लुत्फ। 73 पर्यटन जोन बनाने की कवायद में हुई शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। कारगिल विजय दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सैनिकों की वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा रही है। देश की आजादी से पहले एवं आजादी के बाद भी उत्तराखंड के वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखंड में सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में वीर भूमि उत्तराखंड के 37 जवानों को वीरता पदक भी मिले हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की वीर माताओं का स्मरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पर खदेड़ दिया, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना है। कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। नमस्कार। 26 जुलाई को करगिल विजय के 21 वर्ष पूरे होंगे और करगिल विजय के लिए हमारे 75 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जब भी देश को सैनिकों की जरूरत हुई, शहादत की जरूरत हुई, तो उत्तराखंड ने उसमें अपनी भूमिका अग्रिम रूप से निभाई। करगिल का युद्ध ये सामान्य युद्ध नहीं था, ये असामान्य था, अभूतपूर्व था। शत्रु हजारों फीट की ऊंचाई पर था और हम नीचे थे। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई न पहले लड़ी गई, न भविष्य में इस तरह की लड़ाई की संभावनाएं लगती हैं। ऐसे में हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, मैं उन सभी बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार सदैव अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को, उनके जो आश्रित हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया है। उत्तराखंड के सीएम रावत ने फेसबुक के जरिए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। कल 26 जुलाई को करगिल विजय के 21 वर्ष पूरे होंगे और करगिल विजय के लिए हमारे 75 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जब भी देश को सैनिकों की जरूरत हुई,
शहादत की जरूरत हुई तो उत्तराखंड ने उसमें अपनी भूमिका अग्रिम रूप से निभाई है। करगिल का युद्ध ये सामान्य युद्ध नहीं था, ये असामान्य था, अभूतपूर्व था। शत्रु हजारों फीट की ऊंचाई पर था और हम नीचे थे। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई न पहले लड़ी गई, न भविष्य में इस तरह की लड़ाई की संभावनाएं लगती हैं। ऐसे में हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, मैं उन सभी बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार सदैव अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को, उनके जो आश्रित हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया है। जो धनराशि दी जाती है, हमारा स्पष्ट मानना है कि राशि चाहे कितनी अधिक हो, एक समय सीमा के अंतर्गत तो फिर समाप्त हो जाती है और इसलिए उनके आश्रित को सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया। इसी तरह से जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो आश्रित हैं, उसके लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान इन 3 वर्षों में हमने किया है। इन 3 वर्षों में लगभग 4000 सैनिक, उन पर हमने सम्मान के रूप में 31 करोड़ रुपया सम्मान राशि के रूप में उनके परिजनों को दिया गया है। मैं तमाम उन सैनिकों को, उनके आश्रितों को एक बार फिर आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके साथ में है, हम सदैव उनके साथ खड़े होंगे। इसी तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनधारी थे, उनको मात्र 4000 रुपया पेंशन मासिक रूप से दी जाती थी। हमने उसको बढ़ा करके 8000 रुपया किया। हमारे जो सम्मानित, जिनको मेडल प्राप्त जो हमारे सेनानी हैं, उनकी राशि भी हमने अभूतपूर्व रूप से बढ़ाई है। मैं आपको बता दूं कि जिन सैनिकों को विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया, उनकी जो अनुमन्य राशि थी, उनको 15,000 रुपए से बढ़ा करके और 2 लाख रुपए किया गया। अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त उनको 7,000 रुपए मिलता था, जिनको बढ़ा करके 1,50,000 रुपए किया गया। सेना मेडल पर राशि पहले अनुमन्य नहीं थी, अब इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि अनुमन्य की गई है। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा मेडल में एक मुश्त जो अनुमन्य राशि को 3,000 रुपए से बढ़ा करके और 75,000 रुपया किया गया। ये हमारी अपने सैनिकों के प्रति, उनके आश्रितों के प्रति हमारी जो सद्भावनाएं हैं, उसको प्रकट करती है। और इसलिए मित्रों, मैं अपने तमाम जो हमारे सैनिक भाई हैं, हमने इसके लिए देहरादून में एक जो डिसेबल्ड हमारे सैनिक होते हैं, उनके बच्चों के लिए लैंसडाउन में एक विद्यालय था। वहाँ पर अच्छी शिक्षा के अभाव के कारण हमने देहरादून में उसके लिए एक हॉस्टल बनाया। सेना को हमने उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया। आज उन बच्चों की चॉइस है, उनके पास अनेक विद्यालय हैं, वो अपने योग्यता के अनुसार उन विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। यही नहीं, हमने उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, देहरादून और ऊधम सिंह नगर में उसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी हम लोगों ने उनके लिए व्यवस्था की। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने होम स्टे नीति हम लाए, पिरूल से बिजली बनाने की नीति हम लाए, सौर ऊर्जा की नीति हम लाए हैं। उसमें भी हमारे जो सैनिक परिवार हैं, वो भी उसमें सहभागी हो सकते हैं, उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मैं तमाम अपने सैनिक भाइयों को आज
करगिल विजय दिवस के अवसर पर, जिसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनको पुनः उन सैनिकों का स्मरण करते हैं। इसके साथ ही मैं स्मरण करना चाहूँगा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सैनिकों के लिए जो सम्मान उन्हें दिया, सैनिकों के जो पार्थिव देह होती थी, जो शहीद हो जाते थे सीमाओं पर, उनको घर तक पहुंचाने का। और यही नहीं, उनके सम्मान में आज हम देखते हैं कि हजारों भीड़ उमड़ पड़ती है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अब हमारे बीच में देह रूप में नहीं है, उनको भी आज हम स्मरण करते हैं, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शौर्य एवं पराक्रम का उत्सव करगिल विजय दिवस पर अमर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिला पंचायत परिसर में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया सहित जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने करगिल अमर शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अमर शहीदों को याद में 2 मिनट का मौन भी रखते हुए सलामी दी गई। कोविड के दृष्टिगत शारीरिक दूरी का पालन करते हुए इस बार बेहद सादगी से शौर्य दिवस पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। करगिल युद्ध में देश के 527 उत्तराखंड राज्य के 75 और चमोली के 11 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पौड़ी गढ़वाल में करगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए करगिल वीर शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। कोविड-19 महामारी के चलते आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों ने सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए वीर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। डोईवाला विधानसभा में लगातार विकास कार्यों को गति देकर इसे आदर्श विधानसभा बनाने में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहयोग कर रहे हैं। डोईवाला के विधायक होने के नाते त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम तरह के विकास कार्यों को धरातल पर उतार रहे हैं, तो वहीं योजनाओं का शिलान्यास कर डोईवाला की जनता को सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में कल 27 जुलाई को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला में 2 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री होता है तो स्वाभाविक है कि विकास कार्यों को एक गति मिलती है,
दिशा मिलती है और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ बहुत सारे विकास की बहार आई है। उसी कारण से कल जो निमित्त है HMPG कॉलेज में कल छात्रावास का शिलान्यास होगा, भवन का लोकार्पण होगा और वहीं पर एक अपनी शहीद दुर्गा मल्ल जी मूर्तियाँ अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री जी और तहसील का कल शिलान्यास करेंगे। जो डोईवाला जनता की बहुत बड़ी मांग थी उसे कल मुख्यमंत्री जी अंजाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमें राष्ट्रीय हित में काम करने की प्रेरणा देता है। आज करगिल विजय दिवस भी है। हमारे सैनिकों की असाधारण वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमें अपनी युवा पीढ़ी को करगिल विजय से जुड़े हमारे सैनिकों की वीरता और त्याग की कहानियों के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को लेकर भी पूरी सावधानी रखनी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन, लगातार हाथ धोना आदि नियमों का पालन करना है। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, उत्तराखंड के जवानों ने, हमारे सैनिकों ने अगली पंक्ति में खड़े होकर के और देश की रक्षा का जिम्मा उठाया। आज़ादी के बाद देश के पहले परम वीर चक्र जिनको मिला, मेजर शर्मा, वो उत्तराखंड के। करगिल युद्ध में 75 हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के मान सम्मान किया है। 37 सैनिक हमारे उसमें सम्मानित भी हुए, जिनको अनेक अवार्ड। सीएम रावत द्वारा दिए गए डेंगू अटैक प्रोग्राम के निर्देशों पर सभी जनता और कार्यकर्ताओं से अपील की गई। हर रविवार डेंगू पर हमला करना है। मैंने अपने घर के कई स्थानों को भी साफ किया है, आपको भी करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दे दी है। चारधाम देवस्थान बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने चारधाम यात्रा के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अन्य राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं भी चारधाम यात्रा की सशर्त दर्शन कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम के लिए जारी इस एसओपी के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। साथ ही देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर उन्हें अपनी आईडी और रिपोर्ट को रजिस्टर्ड करना होगा, जिसके बाद उन्हें चारधाम यात्रा के लिए पास जारी किया जाएगा। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने साथ कोविड-19 की टेस्ट की ओरिजिनल रिपोर्ट और आईडी साथ रखनी होगी, जिसके बाद राज्य में प्रवेश के समय इनके पास और डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। तो पता है वो पते पे उन्होंने अपना क्वारंटाइन पूरा अवधि अपनी पूरी कर ली है, तो फोटो आईडी इस तरह के पते का प्रूफ और जो पास है, पास की कॉपी के साथ में वो जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट्स यात्रा के दौरान हर वक्त अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य होगा। तो इस संबंध में आज इसमें नए जो ये एसओपीज है जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 1 जुलाई से जारी है। अनलॉक 2 के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार पहले ही चारधाम यात्रा को शुरू कर चुकी है, लेकिन मानसून सीजन के दौरान चारधाम में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। नए नियम के मुताबिक दर्शन में लोगों की भीड़ न लगे, इसके लिए टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई है। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविंद्रनाथ रमन ने ये भी कहा है कि देश भर से चारधाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के फोन आ रहे हैं, जो हर साल दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यात्रियों की डिमांड पर सरकार ने ये निर्णय लिया है। सारी व्यवस्थाएं वो एज इट इज रहेंगी, वो सब में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो पिछले हमारे एसओपी में वो ये उसके एडिशन में है। ये केवल हमने जो राज्य के बाहर के श्रद्धालु है, कई श्रद्धालुओं से हमें बार बार संपर्क कर रहे हैं और वो भी अपना इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे कई श्रद्धालुओं ने हमें संपर्क किया है जो कई वर्षों से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो एक तरह की उनकी मन्नत भी है कि वो प्रत्येक वर्ष इतने सालों तक वो करेंगे। तो उस सब जो लोगों की अपनी भावनाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमारा राज्य का एसओपी इसको अलाउ कर रहा है, तो उसी के क्रम में निर्णय लिया है।
उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने से इस यात्रा से जुड़े लोगों के सामने रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। टैक्सी चलाने वाले, यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, प्रसाद बनाने, बेचने, खच्चर घोड़े वाले बड़ी उम्मीदों से श्रद्धालुओं की राह ताकते हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102005. हम, आप, सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में अब तक 6000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बारिश और ठंड के मौसम के बीच भी प्रत्येक दिन 200 के अधिक भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। भक्तों की चहलकदमी से बाबा केदार की नगरी जयकारों से गूंज उठी है। अब देश के अन्य हिस्सों से भी भक्तों को धाम आने की इजाजत मिलने के बाद यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। लेकिन गौरीकुंज से केदारनाथ यात्रा पड़ाव के बीच एक सी दुकान नहीं है। इस वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। तीर्थ यात्रियों को पानी की बोतल तक नहीं मिल पा रही है, जबकि शौचालय की सुविधा भी नहीं है। शौचालयों में गंदगी फैली हुई है, जिस कारण तीर्थयात्री नाक में रुमाल लगाकर यात्रा कर रहे हैं। धाम में फैली अव्यवस्थाओं से तीर्थयात्री परेशान हैं। कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं उतर पाई तो कहीं ना कहीं कमजोरी है सरकार की, क्योंकि जिस तरह से एक मैसेज कन्वे किया गया है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए यात्रा नहीं सुचारू रूप से की जा रही है, बाहर के लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उस तरह का मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से दिखाई देना चाहिए। वैसे सरकार ने यात्रा चालू की है, इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रास्ते में जो असुविधाएं हैं और कोरोना महामारी है, हम इसको देखते हुए ये चाहते हैं कि फिलहाल ये यात्रा तब तक जो है बंद रहनी चाहिए जब तक स्थानीय लोग गौरीकुंड से और केदारनाथ तक न आए। और यहाँ पर न तो मेडिकल की सुविधा, न खाने की सुविधा, न पानी की सुविधा और न रेंट सेंटर की सुविधा। और इस कोरोना महामारी को चलते हुए अभी फिलहाल जो है 2 महीने तक तो यात्रा बंद रहनी चाहिए।
बरसात के मौसम में भी अगर पहाड़ों में पानी की किल्लत हो तो आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। इन दोनों पहाड़ों में पानी से कई जगह मुसीबत बनी हुई है, तो दूसरी तरफ नैनीताल जिले के कई गांव बरसातों के भी पानी के लिए तरस रहे हैं। नैनीताल जिले के बैताल घाट विकास खंड के मझगांव की है, जहां पर पानी के लिए बरसात में भी ग्रामीण परेशान हैं। गांव के ग्रामीणों ने पेयजल लाइन को ठीक करने के लिए सभी जगह शिकायत दर्ज की, लेकिन आज तक उनकी पेयजल लाइन ठीक नहीं हो सकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने उनको अलग से बजट अलॉट किया है कि जहां आपदा के दौरान यदि कहीं पेयजल की योजनाएं क्षतिग्रस्त होती हैं या होने की संभावना रहती है, तो वहां पे जो रबड़ के पाइप होते हैं ना, जिनको इजीली हम लोग टेम्परेली जोड़ सकते हैं, वो सारे बंडल्स उन इलाकों में पहुंचाए जाएं और या उनके आसपास के जहाँ भी स्टोर है वहाँ रखवाए जाएं, ताकि टेम्परेली आपदा के दौरान उनसे पानी उपलब्ध करवाया जा सके, क्योंकि परमानेंटली रेस्टोर करने में जो टाइम लगता है वो आपदा के बाद ही होता है। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई